सीपी राय जी, क्यों राहुल गांधी को लेकर इतनी बेचैनी पैदा हो रही है कि एक जैकेट पहन ले रहा है तो पूरी पूरी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको ट्रोल किया जा रहा है? क्या इतना बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी टी शर्ट पहने या जैकेट पहने? शर्मा जी, जब आपके यहाँ से विषय आया तो मैंने कहा जरा चेक किया जाए। तो मैंने फिर राहुल गांधी की यात्रा को चेक किया और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने थोड़ी देर बारिश हुई थी और उसमें उन्होंने एक रेन कोट टाइप का पहन लिया था और कई लोग पहने हुए थे उस तरह का। और थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद हो गई उसके बाद की यात्रा उन्होंने फिर टी शर्ट में ही की है। उन्होंने यात्रा का समापन जो किया है वो उस रेन कोट में नहीं किया है, वो जैकेट नहीं था, रेन कोट था। वैसे तो राहुल गांधी की पुरानी तस्वीरें आपको याद होंगी, एक आधा जैकेट जिसका कि आगे का हिस्सा खुला होता था वही पहने हुए आपने उनको महीनों देखा है। ओबामा साहब आए थे हिंदुस्तान, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो जो आए थे, कई दिन की यात्रा थी और एक ही सूट में उनकी पूरी यात्रा हमने देखी। और इसके बाद जाने के बाद भी कई सारे दौरे की उनकी फोटो देखी जिसमें वो वही सूट पहने हुए थे। और उसके मुकाबले में एक अन्य सज्जन है जो सुबह से शाम तक 8-10 बार कपड़े बदलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ये है कि जो 8-10 बार कपड़े बदलते हैं उस पर उंगली उठती है, उसका मजाक उड़ता है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का गरीब मध्यम वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो बहुत पीछे होता जा रहा है, वो उससे कहीं ना कहीं आहत होता है कि उसके सेवक के नाम पर प्रधानमंत्री बना हुआ व्यक्ति दिन भर में लाखों रुपए के सूट पहन लेता है और कपड़े बदल देता है। तो उनके पास और क्या तरीका अपना कॉम्प्लेक्स दूर करने का। उन्होंने आज जैकेट की कहानी छेड़ दी। अच्छा, मान लीजिए राहुल गांधी ने कह दिया था काले किसान कानून, इसमें गलत क्या है? किसानों के काले कानून या काले किसान कानून, इसमें गलत क्या है? आप तो, हम यहाँ तो सब बैठे हुए लोग भाषा के लोग हैं, मुझे बताइए इसमें गलत क्या है, भाषा की दृष्टि से क्या गलत है? मैं दीपक शर्मा जी मेरे बात बोलेंगे, वो बड़े पत्रकार है, मैं चाहूंगा वो इसको स्पष्ट कर दें कि काले किसान कानून या किसानों के काले कानून कहने में फर्क क्या है, इसको जरा स्पष्ट कर दीजिएगा। मैं शर्मा जी, अभी जब आपकी डिबेट शुरू हो रही थी उसके तुरंत पहले कुल आखिरी 1 मिनट का भाषण सुना मैंने भी फारूक अब्दुल्ला का। वो फारूक अब्दुल्ला का भाषण एक बहुत बड़ी बुनियाद बनने जा रहा है। अभी पूरा भाषण सुनूंगा, मैंने उसको सिक्योर कर लिया है। आखिरी मिनट के उस भाषण में फारूक अब्दुल्ला बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने शंकराचार्य का जिक्र किया, जिन्होंने जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे, तब उन्होंने यात्रा की थी कश्मीर तक की। वो एक पंक्ति मैंने सुना, फिर मैंने सुना कि उन्होंने कहा उसके बाद ये लड़का चला है, और अंत में उन्होंने कहा कि मैं दुनिया से जाने के पहले देखना चाहता हूं राहुल कि ऐसा समाज और देश बने जिसमें हम और हमारे भाई हम लोग रह सकें, वैसा देश ये बन जाए। बड़े भावुक थे वो। और फिर फारूक अब्दुल्ला जो राहुल गांधी के दादा की उम्र के हैं, उनके द्वारा राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगाना इसको बहुत सरलता से लेने का काम नहीं है, इसको बहुत आसान तरीके से लेके इग्नोर करने का काम नहीं है। कम से कम मैं जो राजनीति बचपन से सिर्फ राजनीति करता रहा हूं, मैं इसको बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं। ये बड़ा संदेश है, बड़ी दूर तक जाएगा ये, और राहुल गांधी को भी बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। जम्मू में जिस तरह से जुटे हैं आज कश्मीरी पंडित, इसका जिक्र शायद मीनू जैन जी भी कर रही थी, और कश्मीरी पंडितों ने परमवीर चक्र प्राप्त 2 लोग, जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है वीरता का, या शहीद होने के पहले का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो 2 लोग राहुल गांधी को समर्थन देने पहुंचे। जनरल पहुंचे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री पहुंचे, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, प्रोफेसर, वो लोग पहुंच रहे हैं। मैं राजनीतिक लोगों को किनारे कर देता हूं, किस दल के, किस पार्टी के कौन नेता आ रहे हैं, तो 30 तारीख को देखना पड़ेगा कि गांधी जी की शहादत के दिन जो 21 पार्टियों को न्योता दिया गया है उनमें से कितने लोग जाते हैं। जो जाएंगे वो एक पाले में खड़े होंगे और जो नहीं जाएंगे वो सीआईडी, वो ईडी और सीबीआई के पाले में खड़े होंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पिछले चुनाव में भी, 2014 का चुनाव आप देख लीजिए, जो लोग कांग्रेस के साथ दिखलाई पड़ते थे वो सारे लोग चुनाव हार गए, लेकिन जो लोग कांग्रेस की सरकार के समर्थन में नहीं थे, वो तमिलनाडु हो, बंगाल हो या उड़ीसा हो, वो तीनों मोदी की लहर वहां कहीं नहीं चली, भारी बहुमत से वो लोग चुनाव जीत के आए, संसद भी और विधानसभा भी। इस आने वाले समय में भी यह तय होने वाला है कि अब जो इस वक्त का रावण है, इस वक्त के कौरव हैं, उनके साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है, और उसके आधार पर देश की जनता फैसला करेगी। ये जो मजाक उड़ाने की शैली है, इसमें बीजेपी आरएसएस खुद मजाक बनती चली जा रही है। पहली बार बहादुरी से, यद्यप आरएसएस पहले कोई उसके खिलाफ कोई कमेंट करता था,
आरएसएस जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। बड़ा सवाल तो यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड ना हो वो चंदा कैसे लेती है, वो देश के लिए बयान कैसे जारी करती है, वो देश की सड़कों पर लाठी लेके चलती कैसे है, और तमाम सवाल उसके खिलाफ उठेंगे अभी धीरे धीरे। उस आरएसएस पर पहली बार बहुत तेजी से धारदार हमला पहले दिन से राहुल गांधी ने करना शुरू किया, अभी रविकांत जी ने कहा, और वो सही बात हो, नाभि पर चोट है वो, क्योंकि आरएसएस बहुत जल्दी पलटा खाती है। वो पलट करके एकदम रणनीति बदल देने में बड़ी माहिर है, 4 कदम पीछे हट जाने में उससे कभी गुरेज नहीं होता है। वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि वो किसी कंट्रोवर्सी में ना आने पाए। इसीलिए आपने देखा कि जब 52 साल बाद 3 नौजवानों ने उसके दफ्तर में झंडा फहराने की कोशिश की, यद्यप शुरू में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी, उनके साथ मारपीट कर दी, लेकिन बाद में उनकी समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरे देश को पता लग गया कि आरएसएस झंडा नहीं फहराता 53 साल से, और फिर उनको झंडा फहराना पड़ा। तो ये पलटने के आदी है, लंबी रेस में आगे रेस जीतने के लिए 4 कदम पीछे बार बार हट जाने की उनकी आदत है। लेकिन राहुल गांधी अब की पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये बौखलाहट और ये तिलमिलाहट, मुझे तो डर ये था शर्मा जी कि कहीं किसी टट्टी की और आवोट से शिकार करने वाला जो ये संगठन है, जो पीठ पर वार करने वाला ये संगठन है आरएसएस, जो खतना करवा करके और मुसलमान सिद्ध करके गोली मारने वाला संगठन है आरएसएस, जो हत्या करने के बाद महात्मा गांधी के प्रचार करने की कोशिश करता है कि मुसलमान ने गोली मार दिया, वो संगठन कहीं राहुल गांधी पर कश्मीर में 30 तारीख के पहले कोई हमला ना कर दे। ईश्वर ना करे, लगातार है कि कहीं उन पर हमला करके उनको खत्म करने की कोशिश ना कर दे, और फिर कोई पकड़ा जाएगा, कह देगा मैं तो आतंकवादी हूं, मेरा आरएसएस कोई संबंध नहीं है, जैसे गोडसे ने कह दिया था। तो उनसे ये सब डरे हुए हैं, लेकिन उनकी आधी अब चल चुकी है। अब उन्होंने राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, मुझे जिस दिन ठंड लगेगी मैं स्वेटर पहन लूंगा, और कपड़े पहने और फैशन शो का कोई कार्यक्रम तो उनका है नहीं। उनका कार्यक्रम तो देश जोड़ो का कार्यक्रम है, और जिसमें इस देश के वो मूलभूत मुद्दे वो लगातार उठा रहे हैं जिन मूलभूत मुद्दों को दफना देना चाहता आरएसएस और भाजपा। निश्चित तौर पर दर्द भाजपा और आरएसएस को है। बिल्कुल ठीक बात है सीपी राय की, बहुत सटीक विशेषण। सीपी राय साहब, आपको तो बहुत अनुभव है, आपने तो संगठन खड़े भी किए हैं। जो दीपक जी ने कहा, जो रविकांत जी ने कहा, बात बड़े मौजूद है कि असली चीज तो वोट होती है। खास तौर से मैं 2 बड़े राज्यों को समझना चाहूंगा आपके नजरिए से, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या केवल राहुल गांधी के जादू से काम चल जाएगा, या बसपा से अलायंस करना पड़ेगा, या सपा से अलायंस करना पड़ेगा, नीतीश के संग कैसे तालमेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 राज्य कांग्रेस के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कांग्रेस क्या करे, संगठन है नहीं। शर्मा जी, पहली बात तो यह है कि 4 महीने से सिर्फ राहुल गांधी पर चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। जो पैरेलल मीडिया है उसको सुपारी मीडिया की बात ही मत करिए, उसको लोग देखते नहीं है। आपका ये चैनल चलता है, मुझे लगता है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग देखते हैं। किसी टीवी चैनल पर रहता हूँ, बाद में यूट्यूब चेक करता हूँ, 26-27 हजार ही उसमें दिखाता है कि 26-27 हजार लोगों ने देखा। तो ये जो सारे चैनल हैं इस पर, और अच्छे या बुरे तौर पे किसी तरह आप मुझे पसंद करें या नफरत करें, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बात जरूर हो रही है। जो नेगेटिव बात कर रहे, 4 महीने से राहुल गांधी लगातार, और राहुल गांधी 30 तारीख बस नहीं है, असली काम तो 30 तारीख के बाद शुरू होने जा रहा है। अगर मुझे थोड़ा बहुत भी मुझे अंदाज है तो राहुल गांधी बैठने वाले नहीं, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनने जा रहे, नंबर 2। नंबर 3, राहुल गांधी कोई पद नहीं लेने जा रहे, नंबर 3 बात यह है। मैं जो समझता हूं, शायद हम लोग बहुत जल्दी राहुल गांधी के मुंह से ये सुनेंगे कि अब अमृत काल मनाया जा रहा, 75 साल हो गए आजादी के, अब कम से कम देश को अपने लिए एक दलित प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। बाप रे, मुझे ऐसा लगता है, और ये राहुल गांधी के मुंह से ही आपको सुनने को मिलेगा। और ये अपने आप में बड़ा मास्टर स्ट्रोक का काम करे। रविकांत जी ने कुछ इशारा किया, हम लोग भी दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। जिस तरह से पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुसलमान ने झड़ करके सपा को वोट दिया और कई लोगों ने, उसी तरह से इस बार मुसलमान जो मुझे मिलते हैं, तमाम लोगों को जानता हूं, मेरे बड़े बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी जीते या हारे, अब की तो हम लोग उसको समर्थन करेंगे। देख, क्योंकि उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी 6-7% वोट पाती है, अगर हम 13-14% वोट दें तो वो 23-24% पहुंच जाएगा, और जब हम होंगे तो हो सकता है कुछ वोट और बढ़ जाए, तो 28-29% पहुंच जाए। और वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने थोड़ी सी मदद कर दिया था 2009 में, तो कांग्रेस पार्टी नंबर 2 थी, 23 सीट पाई थी सपा, 22 सीट पाई थी
कांग्रेस 21 सीट पाई थी, बसपा, बीजेपी कहीं नहीं थी। तो मुसलमान में बड़ी तेजी के साथ ये विचारधारा काम कर रही है। मायावती जी की कमजोरी कारण रविकांत जी ने बिल्कुल सही बात कहा है। राहुल गांधी ने जो गरीबी और अमीरी की खाई, काशी राम जी या उसके पहले डॉक्टर लोहिया एक वो सुनाया करते थे, एक पेन निकालते थे ऐसे, ये पेन लिया, बोले ये खड़ी लाइन है और ये पड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन को इस पड़ी लाइन में बदलना है। लोहिया जी कहते थे हम ये नहीं कह रहे कि आप चलना बंद कर दो, हम ये कह रहे हैं कि आप जहां हो थोड़ा सा रुक जाओ, धीरे चलो, ये जो नीचे है इसको थोड़ा पास आने दो, इन दोनों के बीच की खाई को कम कर दो। और वही हमारे देश की आजादी का मकसद था, वही लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का मकसद था, वही संविधान का मकसद था, वही हमारी सारे महापुरुषों की सोच थी। ये खड़ी लाइन पड़ी लाइन बड़ी तेजी के साथ और बढ़ गई है। इस पर राहुल गांधी डायरेक्ट शूट कर रहे हैं, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, चीन के हमले पर और तमाम जो इस तरह के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार मुखर है और चोट कर रहे हैं। और मैंने कहा कि शायद मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी दलित प्रधानमंत्री की बात करेंगे कि 75 साल हो गया, अब देश में एक दलित प्रधानमंत्री देश को चुन लेना चाहिए, और ये एक बड़े मास्टर स्ट्रोक का काम करेगा। अब आपने दूसरा बिहार पूछा। बिहार में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 17 एमपी थे। शर्मा जी, मेरी बात कहीं लिख कर रखिएगा, 2 से 3 बीजेपी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। बिहार में 2 से 3, महाराष्ट्र में उसके 23 एमपी थे, 6 से 7 मैक्सिमम है, उसको पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये गठबंधन टूटने नहीं जा रहे हैं। अगर इसमें कोई अशोक चौहान या कोई टूट जाएगा तो अपना भी चुनाव हार जाएगा। ये मैंने एक इशारा किया, 2014 के चुनाव को लोग बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं। वो विनोद राय से लेके और सफेद कपड़े वाला जो 30 रुपए पेट्रोल बिकवा रहा था और वो जो सलवार पहन के भागा था, ये तमाम, और वो भागा हुआ ड्राइवर जिसके साथ के लोग मर गए और वो बच गया अचानक और गांधी से बड़ा बना दिया उसको, इन सब लोगों के कुकर्मों का फल था 2014 कि कांग्रेस को जमीन से आसमान तक सारा बता दिया गया भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जिसको 8 साल तक जिसका एक भी पैसे का तो भ्रष्टाचार निकला ना पैसा निकल के आया। उस चुनाव में मैं बार बार कहता हूं कि अगर मोदी की लहर थी तो तमिलनाडु में क्यों नहीं चली, बंगाल में क्यों नहीं चली, उड़ीसा में क्यों नहीं चली? अगर लहर थी पूरे देश में चलनी चाहिए थी। इसलिए नहीं चली कि वो तीनों पार्टियां कांग्रेस के साथ एलाई नहीं थी। जो कांग्रेस साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष साथ में था वो सब हार गए, और जो कांग्रेस साथ नहीं था वो तीनों लोग भारी वोटों से जीत गए थे। तो 19 तो खैर बालाकोट और पुलवामा का परिणाम है। और मेरे 3 साल के मेरे लगातार फेसबुक पर आपको पोस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने लिखा था कि अगला चुनाव पाकिस्तान के सहयोग से लड़ा जाएगा। ये 3 साल लगातार मिल जाएगा। 2019 के पहले आपकी मेरी पोस्ट मिल जाएगी। अभी भी एक कोशिश हो रही है पाक अधिकृत कश्मीर पर एक छोटा मोटा हमला करने की, जो बहुत बड़ा आत्मघाती कदम साबित होगा इस देश के सामने, क्योंकि चीन और पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ मजबूती से एक हो गए। वो दोनों एक साथ आके खड़े हुए हैं। अमेरिका दूर बैठा खाली उसे हथियार देता था और आर्थिक मदद करता था, चीन बगल में बैठा हुआ साथ में रोड और जोड़ लिया उन लोगों ने आपस में। ये आत्मघाती कदम होगा इस देश के लिए। लेकिन अगले चुनाव में शर्मा जी ये वाटरलू साबित होने जा रहा है भाजपा के लिए, और राहुल गांधी का असली काम 30 तारीख के बाद शुरू होगा। और मेरी जानकारी यह है कि 30 तारीख के बाद 2024 तक वो लगातार सड़क पर रहेंगे। वो लौट कर वापस अंदर नहीं जाने जा रहे। तलवार निकल करके म्यान में वापस नहीं जा रही अब ये तलवार निकल गई है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था जीत ही धर्म है। राहुल गांधी ने मान लिया है कि जीत ही धर्म है।